मॉडर्न एम्पायर की कर व्यवस्था डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर और ट्रेड पर। एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड होता था उस पे जो कर राजा लेता था वो अलग अलग लैंड के हिसाब से वेरीड था, यानी 1/4 और 1/6 लैंड रेवेन्यू राजा कलेक्ट करते थे। और ये डिपेंड करता था फर्टिलिटी एंड द लैंड ऑफ द पीजेंट, यानी किसानों के पास जितना खेत या जितनी उनके खेत की फर्टिलिटी है। उसके साथ ही साथ अलग और भी कई टैक्सेस राजा कलेक्ट करते थे, जैसे इनकम टैक्स हो गया, माइन टैक्स हो गया, फॉरेस्ट टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया। ये अलग अलग टैक्सेस मॉडर्न एम्पायर के रूलर्स कलेक्ट करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते थे। और इन टैक्सेस का इस्तेमाल राजा अपनी प्रजा के रख रखाव के लिए, उनके ज़रूरत की चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए और अपने ऑफिसर्स को सैलरी पे करने के लिए यूज़ करते थे। अब अगर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्यन एम्पायर के पास एक बहुत ही लार्ज आर्मी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराने के बाद सेल्यूकस से लार्ज अमाउंट में आर्मी पाई थी एज अ गिफ्ट, या कह सकते हैं एज अ डाउरी। तो इसके साथ ही मौर्यन एम्पायर में लगभग 6000 जो इन्फेंट्री था, 30,000 कैवलरी या 9,000 एलिफेंट्स और 8,000 चैरिट्स हुआ करते थे। और ये इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए और इतनी ह्यूज आर्मी को के रखरखाव के लिए राजा के पास सफिशिएंट उपलब्धियां थीं, जिससे वो अपनी आर्मी का और अपने आर्मी में इस्तेमाल किए हुए जानवरों का अच्छे से रखरखाव करते थे। उसके साथ ही साथ मौर्यन एम्पायर के शासनकाल में एक स्पाई सिस्टम था, जिसे कि जासूसी सिस्टम भी कहा जाता है। और ये जासूस एम्पायर में एक अलग वेश में घूमते रहते थे ताकि यहाँ की रख रखाव और व्यवस्था की पूरी तरीके से निगरानी कर सके, और ये डायरेक्ट रूलर के साथ कनेक्ट होते थे। तो ये इन्फॉर्मेशंस जो है वो स्पाई कलेक्ट करके राजा को डायरेक्टली सुनाते थे। अब अगर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मेगास्थनीज ने अपने अकाउंट में लिखा है कि जो सिटी थी पाटलिपुत्र, जो कि मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी और चारों तरफ ये सराउंडेड थी ऊंची ऊंची वॉल से, और ये वॉल प्रोटेक्ट करती थी इन सिटी को फॉरेन इन्वेजन से। जितने भी घर होते थे या किंग पैलेसेस होते थे वो सब वुड के यानी लकड़ी के बने होते थे, और किंग का पैलेस एक